हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी की क्लास और स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है और हिंदी में हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे, हिंदी ग्रामर जो है। और आज की जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे वर्णमाला को लेकर। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला को आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में अपन पूरी वर्णमाला को अच्छे से समझ सकें। तो आप स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना अभी, साथ में हिंदी के भी नोट्स बनाते जाइए। मैं आपको पूरा डिटेल में इसका कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी जो आए वर्णमाला से क्वेश्चन आए तो आप आराम से उनको कर सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला को, ठीक है। वर्णमाला आज स्टार्ट करने वाले हम। तो वर्णमाला क्या होती है उसको हम समझेंगे। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की जो वर्ण होता है उसको हम समझेंगे कि वर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हमने देखा होगा कि मनुष्य कोई भाषा तो जानता नहीं था, एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने में उसके पास कोई वर्ण नहीं थे, तो फिर अब उसने आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या उनके बारे में या फिर कुछ उनकी जो विचार थे उनको रखने के लिए, तो उन्होंने ऐसे कुछ संकेत सिंबल बनाए, ठीक है। सिंबल बनाने के बाद उसमें धीरे धीरे सुधार आता गया और वो फिर आज के जो वर्ण है वो बन गए। आपने देखा होगा पहले जो भी आज के जो वर्ण बनाते हैं पहले अलग तरीके से बनते थे, धीरे धीरे इनमें सुधार आता गया। तो उन्होंने जो वर्णों को एक जो चिन्ह रहते हैं उनको ऐसे बनाया, जैसे मान के चलो उनको का बोलना थी, ठीक है। तो का बोलने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिंबल बना दिया कि इसको हम क्या बोलेंगे, का बोलेंगे। इसको हमने बोला कि इसको हम माँ बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या एक प्रतीक बनाए जो हमारे आगे आके ये वर्ण बनेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसकी एक परिभाषा भी समझ सकते हैं क्या रहेगी। तो आप इसको एक ये वाली परिभाषा पढ़िए आप कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो हम वर्ण को समझेंगे, वर्ण किसको कहते हैं कि मुख से निकलने वाली जो मेरे मुंह से जो वो आवाज़ जो निकल रही है उनके प्रत्येक सार्थक ध्वनि के को वर्ण कहते हैं, ठीक है। सार्थक ध्वनि कोई वर्ण, ऐसे तो अपन कुछ भी बोलते जा रहे हैं, अगर मैं कुछ भी इस तरह आओ इस तरीके से करूँ कोई समझ भी नहीं आया क्या वर्ण बोला है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक सार्थक ध्वनि निकलनी चाहिए, उसी को हम बोलेंगे का। देखो, एक सार्थक का उसी को बोलेंगे जब मैं का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त करने की न्यूनतम इकाई माना जाता है कि अभिव्यक्त करने की इकाई सबसे छोटी कौन सी है, ध्वनि। जो मैं बोल रहा हूँ तभी मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त कर पाऊंगा, ठीक है। फिर है एक और कि लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, जो वाक् ध्वनि जो बोलने की जो ध्वनि आती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहा जाता है, वर्ण, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, यस, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो भाषा की जो ध्वनि जो आवाज़ निकले वही सबसे छोटी इकाई है। अगर ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है, अगर इसको लिख के हमने बता दिया तो वो क्या हो जाएगी, लिखित रूप में उसको हम वर्ण बोलेंगे। तो इसी को हम, इस ध्वनि को हम लिखित रूप में क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इस ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को हम अगर लिखित रूप कर दें तो वर्ण हो जाएगा और मौखिक रूप में क्या हो जाएगी, ध्वनि सबसे छोटी इकाई। तो क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर आपको ऑप्शन में वर्ण मिलता है या ध्वनि मिलता है तो आप फिर लगा दीजिए, ठीक है। तो वर्ण रहेगा सबसे छोटी इकाई। अब वर्णमाला क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स वर्णमाला हो जाएगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्ण जो लिखे हैं अब वर्णों के एक व्यवस्थित समूह है। ऐसा नहीं है कहीं के में भी कुछ भी लिख दें अपन, स्वर में व्यंजन बीच में लगा दें या इधर उधर कर दें, तो उसको हम वर्णमाला किसको बोलेंगे। आपने पढ़ा होगा छोटे में, शुरुआत से एक जो क्रम रहता है उस क्रम में अगर आपको लिखी जाएगी, है ना, और व्यवस्थित तरीके से जो समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम वर्णों को भी दो भागों में बांटा है, वो हम पढ़ते हैं। वर्ण कैसे दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार के कौन कौन से, तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो होते हैं स्वर, ठीक है, और एक होते हैं क्या, व्यंजन।
स्वर को हम बोलते हैं वोवेल और ये कॉन्सोनेंट। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार में के होती हैं ये वर्ण। तो स्वर कैसे होंगे वो अपन अभी मैं इसकी भी परिभाषा आपको बताऊंगा। पहले अपन इसकी संख्या देखते हैं। तो ये संख्या होती है इसकी 11+2, ठीक है, मतलब 11 माने जाते हैं। इसके स्वर कितने रहते हैं 11, लेकिन जो दो और रहते हैं लास्ट में अम और हा, जिनको हम अयोगवा बोलते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, ये दोनों के बीच के रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम अलग से कर लेंगे। तो 11 ये, और ये व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी 39, ठीक है, और 2 इसमें ये जोड़ देते हैं। तो आप फ्रेंड्स ऐड करोगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी वर्णों की, कुल संख्या आ जाएगी हमारी क्या 52, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझिए। तो स्वर कितने 11 और व्यंजन 39, कितने हो जाएंगे 50, और 2 जो रहते हैं अयोगवा जो आम और आ, ऐसे मिला के टोटल हमारे 52 वर्ण आपने पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है। और तो हम इसको, और अब हम इनको स्वर को और व्यंजन को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। तो फ्रेंड्स स्वर के बारे में हम समझेंगे स्वर और व्यंजन में से। तो सबसे पहले हम स्वर को समझेंगे, स्वर कैसे रहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से हम जिनको बोलते हैं और उनमें किसी प्रकार की बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं स्वर बोलते हैं। मतलब स्वर का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। तो ये आप समझिए अच्छे से कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर बोलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। अब फ्रेंड्स हम स्वर को भी अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है, स्वर के भी भेद होते हैं। तो स्वर को हम बात करें तो स्वर कौन कौन से स्वर के एक किस में बांटते हैं इसको, ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो पहले अपन ह्रस्व स्वर को ही समझेंगे। इसको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं एक और मूल स्वर। अब इनकी संख्या फ्रेंड्स कितनी होती है, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। अब मूल स्वर क्या होते हैं कि इनको बोलने में हमें अत्यंत बहुत कम समय लगता है इनको बोलने में, ठीक है। तो सबसे छोटे क्या होते ह्रस्व, इनको क्या बोलते हैं मूल स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं तो हम समझेंगे। इस पे लिख दें अत्यंत कम समय लगता है बोलने में, ठीक है। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, तो वो कौन से होते हैं ह्रस्व, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और इनसे मिलकर और जो आगे के जैसे अपन पढ़ेंगे दीर्घ संयुक्त और ये स्वर बनते हैं ना, तो वो इनसे मिलकर बनते हैं। तो इनमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे आपका, एक आ जाएगा आपका छोटा आ, ठीक है, आ ई उ और री, ठीक है, आ ई उ और री, ये क्या होते हैं आपके मूल स्वर, ठीक है। इनको ह्रस्व स्वर भी हम बोलते हैं। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, इनकी संख्या आप देख काउंट करते जाइए, इनकी संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। और अगर हम, ठीक है, और दूसरे अब कौन सा आता है आपका, देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड दीर्घ स्वर को बोलने में इससे 2 गुना समय लगेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा दीर्घ स्वर, ठीक है। लिख लेते हैं, अगर आपको ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है, 2 गुना समय लगता है इसमें। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम बात करेंगे बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर हम इनको 4 भागों में बांटते हैं, एक और अपना रहता है संयुक्त स्वर। तो कोई कोई विद्वान इसको क्या दीर्घ स्वर में ही रख देते हैं। अपन कोशिश करेंगे इसको, अगर इनको अपन उसमें 4 भाग में भी कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुत जो होता है प्लुत, ठीक है। तो 4 में हम कर सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ स्वर में कौन कौन सा जाएगा आपका, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अगर हम इनको देखो, इसको अगर हम 2 भागों में बांटें तो एक तो दीर्घ और एक होता है इसका ये हो जाता है कौन सा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर इसको आप अभी समझना, इसमें वैसे तो दोनों को ऐड रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपन इनको अलग अलग करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आई, ओ और
आपका आओ, ठीक है। 4 3 7 और 4 कितने हो गए 11, तो टोटल कितनी संख्या हो जाती है हमारी 11। अब आप कह रहे हो कि ये तो आपको बहुत कम मिला होगा पढ़ने को, संयुक्त स्वर इसी का हैगा। तो कोई कोई क्या इसको अलग अलग भी मानते हैं, संयुक्त और दीर्घ कर देते हैं, और कुछ विद्वान इसको एक ही मान लेते हैं दीर्घ में ही। इसको आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, इनको सातों को एक साथ मान लेते हैं। और अगर अपन चाहें तो इसको अपन दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर में, अब संयुक्त स्वर इनसे क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको समझिए, क्योंकि ये इसकी संख्या और लिख देता हूँ मैं। अब ये बन रही, तो ये किससे बनती है, कोई सा भी आ किसी भी आपके किस में मिल जाए, ई के साथ मिल जाए, तो क्या बनता है ए, ठीक है, आ का ई से। तो संयुक्त स्वर में हम समझते हैं संयुक्त स्वर कैसे बना, देखो इसको इसलिए बोलते हैं कि कोई से भी आ में आप ई मिला देते हैं, कोई से भी, ठीक है, छोटी या बड़ी, तो क्या बनता है इससे ए, तो हो गई दो स्वरों के मेल से बनाना ही अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त। मतलब एक ये आ था और एक ई था, दोनों को मिलने से हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त, ठीक है। और ये तो दीर्घ ही था, आ से आई मिला था तभी बड़ा बना था, ई से ई मिली थी, ऊ से ऊ मिला था तो ये बना था बड़ा ऊ, इसलिए इसको दो भागों में मैंने बांट दिया, एक तो आपका दीर्घ स्वर को दीर्घ और संयुक्त स्वर में। फिर आपने देखिए कि बड़ा आ कोई से भी आ से ए या आई कोई सी भी मिलती है तो क्या बनती है आय बनती है। और अगर किसी भी आ में ऊ मिलती है कोई सी भी छोटी या बड़ी तो क्या बनता है ओ बनती है। और कोई से भी आ में ओ या आउ दोनों में से कुछ भी मिलता है तो क्या बनती है आउ, तो इसलिए कौन से हो जाएंगे संयुक्त स्वर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मूल इसमें कितने रहेंगे 3, और मूल के बाद और ये संयुक्त वाले अगर और जोड़ देंगे तो हम कितने हो जाएंगे ये 7, ये ठीक है 4 ये हो जाएंगे, सॉरी 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। तो संयुक्त हम 4 संयुक्त में कर देते हैं और 3 इसमें। अगर आपसे कन्फ्यूज हो तो आप यही समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर में भी इनको मोस्टली दीर्घ स्वर में ही रखा रहता है, इसलिए आप नहीं हो सकता है आप नया पहली बार इसमें देख रहे हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर इसलिए आप मैंने बता दिया क्यों इनसे संयुक्त स्वर बोला जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे क्या दीर्घ वाले। अब एक और होता है हमारा कौन सा प्लुत स्वर, प्लुत तीसरे नंबर का भी मैं आपको रब करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको स्वर में और बता देता हूँ कि स्वर की जो संख्या हमारी कितनी थी 11 जो इसमें बताई गई। तो आप एक तो इसमें देखा होगा हमने कौन कौन से, आप एक बार इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, थोड़ा समझ लेंगे हम इनको अच्छे से कि आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ, और इसके बाद रहता है आपका एक और री। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक। तो हिंदी में देखिए ये मिलता है और ये हमारा री, इसको हम क्या पढ़ते हैं पहले तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन सही से आना चाहिए, इसको हम पढ़ते हैं री, याद रखना, बहुत से इसको ऋषि समझते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम क्या री बोलते हैं। तो ये कौन सा हैगा, ये संस्कृत का हैगा, ये तत्सम, इसको हमने तत्सम रूप में ही लिया है, इनको तद्भव नहीं बना इसका, ये क्या हैगा, तो ये कैसा रहता है संस्कृत का ईयों का क्यों हमने रख लिया है इसको, ठीक है। तो और मात्रा के आधार पर हम बात करेंगे तो मात्रा के आधार पर कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, और वैसे कितने हो रहे हैं ये 11, लेकिन अगर आप मात्रा के आधार पर हम बात करेंगे स्वर की तो कितने हो जाएंगे, मात्रा कितनी रहती हैं तो 10। अब आप कह रहे हो 10 कौन कौन सी मात्राएं, तो देखिए आ में क्या होता है कोई सी मात्रा नहीं होती, मात्रा की हम बात करेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है आ, ई, बड़ी, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री, ठीक है। अब री की भी मात्रा होती है, आपने देखा होगा री की मात्रा जैसे हम लिखते हैं गृह, ठीक है, एक तो ये वाला होता है और एक होता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाली जो मात्रा रहती है फ्रेंड्स, ये वाली मात्रा किसकी रहती है री की रहती है, ठीक है, और इसको री करके बोलते हैं, इसको गृह बोलते हैं, और एक होता है ग्रह, दोनों में अंतर रहता है। तो ये री की मात्रा लगती है। आपने देखा मातृभूमि लिखते हैं हम जैसे, तो इसमें भी ये इस तरीके से हम लगाते हैं, री की मात्रा रहती है। बाकी की आप मात्रा आपने सब देखी होंगी। और एक और बात आपको याद रखना है कि जो मात्राएं रहती हैं स्वर से अगर कोई वर्ड शुरुआत हो रहा है, ठीक है, जैसे हम लिखें एहसास, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये जो आ रहा है स्वर का पहला अक्षर इसमें ही मात्रा लिख दें, ठीक है।
जैसे हम पढ़ रहे हैं आधार, आधार लिखा हमने, क्या लिखा, आधार। तो आधार में ये देखो, वैसे हम कोई भी जैसे कागज लिखेंगे तो कागज में हमने क्या ली, बड़े आ की जो मात्रा लगाई, लेकिन इसमें तो हमने बड़ा आ, क्योंकि स्वर से जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो हम क्या लगाते हैं, इसमें मात्रा नहीं लिखते, पूरा वर्ण को ही लिखते हैं। जबकि इसमें हम क्या लगाते हैं, मात्रा, क्योंकि अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि बड़ा आ की जो मात्रा हो गई ये वाली, है ना, तो इससे ऐसा आता है, ऐसा लिखा नहीं जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वर वाला जब भी हमें पहले आता है तो उसको पूरा लिखा जाता है और इधर इसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि मात्रा के आधार पर कितनी होती हैं, 10 मात्राएं रहती हैं। और स्वर की अगर हम संख्या पूछेंगे टोटल तो कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, और कौन कौन से हमने देखा, तो अभी ह्रस्व देख लिया हमने, और दीर्घ, दीर्घ को हमने दो भाग, दीर्घ और संयुक्त में, संयुक्त में, और इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 7 ए 4 ए, कितने हो गए, 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके बचते हैं, पहले तो प्लुत को और समझ लेते हैं, फिर आम और आ को मैं आपको और समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लुत, प्लुत स्वर होता है, नेक्स्ट क्या है अपना प्लुत के, इसके उच्चारण में क्या होता है, जो दीर्घ स्वर होता है उससे भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में। ठीक है, इसका उच्चारण जब आप करोगे तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, तो इसमें 3 का बोल सकते हैं हम, तो ज़्यादा समय लेता है बोलने में। इसका हम कब प्रयोग कब करते हैं, जैसे किसी को पुकारते हैं, देखा होगा आपने नाटक वगैरह इनमें होता है, राम आवाज़ देते हैं अपन इस तरीके से, तो राम ऐसा बोल रहा है, तो पुकारने के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम इस तरीके से बोलें राम, ऐसा बोलते हैं राम। ठीक है, और भी एक और शब्द होता है इसमें, क्या, ओम, देखा होगा ओम, ओम बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, पुल्लुत में, इस तरीके से लगा रहता है और ऐसा बोलते हैं ओम। ठीक है, तो ये सब किसके हैं, प्लुत के। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से ओम वगैरह इनको अपन ने हिंदी के स्वर में तो इनको रखा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ इतना समझ सकते हैं प्लुत को क्या, एक तो अपन नाटक वगैरह इसमें पुकारने समय इसका प्लुत का हम क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे प्लुत स्वर, देख लिया कि इनके उच्चारण में एक तो क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, और इस तरीके से नाटक आदि में अपन जो पुकारने में, आप तो इतना याद रखना, पुकारते समय इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके का जी जैसे राम ऐसा बोलते हैं ओम। अब अपन देखते हैं कौन सा, अम और हा, और हमारे जो बच्चे थे। ठीक है, अम और हा के बारे में हम समझते हैं, अम और हा क्या है। तो देखो अम, इसको अम और ये आहा। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, अम और हा की हम बात करें तो ये क्या है, स्वर एवं व्यंजन। इसमें कौन से, अम और हा में क्या स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कभी ये स्वर का भी काम करता है और कभी ये व्यंजन का भी। जिस तरीके से हम बात करें अम में, तो ये क्या कर रहा है, अम और इसमें स्वर में काम कर रहा है, लेकिन अगर हम देखा होगा इस पर हम बिंदी लगा देते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं हा पे इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये क्या व्यंजन के साथ भी काम करने लगता है। एक तो स्वर के साथ तो कर ही रहा है और व्यंजन के साथ भी काम करने लगता है, तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। और हम इनको क्या बोलते हैं, अयोगवा, ये याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं इनको, अयोगवा। ठीक है, अयोगवा, अयोगवा का अर्थ समझते हैं, अयोगवा के बे वर्ण आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवा। अयोगवा का भी आप अर्थ समझ लीजिए, आ। ठीक है, फिर योग और वाह, मतलब आ के योग से बनने वाले, ठीक है, बने वाले जो वर्ण है, और किंतु वो क्या करते हैं, ये बहा मतलब वहन करते हैं, किसके लिए, व्यंजन के लिए। ठीक है, व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उनको हम इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अयोगवा। अयोगवा का भी आप अर्थ देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो बे वर्ण आ के योग से बने, किससे बने हैं जी, आ के योग से बने हैं, किंतु किसके लिए, व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उनको हम बोलते हैं अयोगवा। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवा। तो 11 ये और प्लस 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 इसमें ये हो जाएंगे। अब फिर बाकी के क्या बचेंगे, व्यंजन। अभी हमने क्या देखा, इनको उच्चारण के आधार पर देखा स्वर को, तो उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व रहते हैं और दीर्घ और प्लुत स्वर। तो हमने ह्रस्व इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, कौन कौन से, छोटा आ, ई और ऊ, और री को भी हम जोड़ देते हैं इसी में, तो कितने हो जाएंगे, 4। फिर हमने देखे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ है ना, ए, आई
ओ और औ कितने हो जाएंगे 7। तो हमने 4 जो थे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, सॉरी तीन जो थे वो किस में रखे थे दीर्घ में, और संयुक्त में रखे थे कौन से 4, ए आई ओ और औ। इनको हमने 2 भागों में इनको बांटा था, या आप चाहो तो दीर्घ साथ में भी कर सकते हैं। दीर्घ में कितने हो जाएंगे 7 और 4 वो कितने हो जाएंगे 11। और 2 अयोग वा थे आम और आहा। अयोग वा का आप समझ गए होंगे, अयोग वा का अर्थ आ से आ वर्ण के योग से जो बने होते हैं, किंतु वो किसका व्यंजन कार्ती वाहन करके ले जाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अयोग वा। और अयोग जो अपने जो थे अयोग वा, ये स्वर एवं जो इसमें क्या रहते हैं स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये आप समझ लेना अच्छे से हमारा। अभी हमने देखे थे उच्चारण के आधार पर, अब हम देखते हैं जीभ के आधार पर। जीभ जो हमारी जिह्वा जो रहती है उसके आधार पर भी इनको बांटा है स्वरों को, तो वो और मैं अभी आपको नोट करा देता हूँ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम इनको समझते हैं स्वर को। जो हमारी जीवा पे कहाँ से इसका कहाँ पे जीभ का प्रयोग होता है, जैसे ई बोलते हैं तो इसमें ई में जो होता है अग्रस्वर का काम करता है, अग्रस्वर जीभ का ये वाला हिस्सा, इस पे हम बोलते हैं ई, तो यहाँ से ताकत लगती है ई, ये वाला अग्रस्वर जीभ का अग्रभाग होता है। तो ई बोलेंगे, बड़ी ई बोलेंगे, ए बोलेंगे, आई बोलेंगे, और ये री पढ़ेंगे। तो ये इसमें कौन सा होता है जीभ का अग्र जो भाग होता है, आगे वाला जो जीभ है इसका जो आगे वाले भाग इस, ठीक है। तो किस में आता है अग्रस्वर में, कौन कौन से ई, बड़ी ई, ए, आई और री। और हम बात करें जीभ का जो मध्य स्वर है बीच वाला, तो मध्य स्वर के पे क्या बोलते हैं हम आ पे बोलेंगे तो ये कहाँ टकराइए आवा मध्य में जीभ के में, ठीक है, अकेला आ आता है, ध्यान रखना। और हम बात करें पश्च स्वर जीभ के बिल्कुल पिछला भाग ही यहाँ पे, जीभ जो हमारी अंदर है यहाँ पे, तो उसमें कौन कौन सा आता है बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, और ये अंग्रेजी वाला होता है ओ, ठीक है। तो इसमें स्वर में हमने देखा था एक री जो तत्सम का शब्द हैगा जी, ठीक है, सॉरी उसका हाँ तत्सम वाला संस्कृत का जो लिया गया था। और इसके बाद में हम बात करें किसकी, ये वाला ओ की, ये अंग्रेजी का वर्ड जो रहता है उसका है, ये इंग्लिश से विदेशी शब्द है ये ओ, ठीक है। तो हमने जीभ के आधार पर हमने इनको समझा। तो अग्र भाग पे हम बात करेंगे तो कौन कौन सी दोनों ई, ए, आई और री। और मध्य जीभ का जो मध्य भाग होता है उसका कौन सा आता है उस पर आ, छोटा आ। और अगर जीभ के जो पश्च भाग आता है, जो सबसे लास्ट का जो भाग आता है वो कौन सा रहता है हमारा, तो ये बड़ा आ, उ। तो जीभ का आप समझ गए होंगे, तो इसमें अग्रभाग काम करता है, ठीक है। और मध्य में आ का जो बोलते हैं जब अपन जीभ का कौन सा मध्य भाग काम करता है, और पश्च भाग ये शब्द अगर बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ भाग करते तब हमारा कौन सा जीभ का पश्च भाग काम करता है। तो हमने अभी ये स्वर को हमने बांटा जीभ के आधार पर। अब हम बांटते हैं इनको ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, ओंठ के आधार पर। तो ओंठ की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं एक होता है अवृतमुखी और एक होता है व्रतमुखी। इसमें ध्यान रखना छोटा आ लिखा है और व्रत, छोटे आ, और अगर हम व्रत की बात करेंगे तो आ का मतलब अर्थ निकलता है नहीं, और व्रत मतलब क्या होता है गोल। तो मतलब हमारा जो मुंह होता है वो कैसा नहीं होता, गोल नहीं होता, गोलाकार नहीं होता। वह इसी से आप अब व्रत से ही समझ में आ जाएगा क्या नहीं होता। हमारे जब बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओठ होते हैं वो क्या होते हैं इसमें गोल आकार नहीं ले पाते, ठीक है, उसको बोलते हैं अव्रतमुखी। कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो हमारे होते हैं व्रतमुखी या गोलाकार, ठीक है, नहीं होते। जैसे हम बोलेंगे आ, तो आ बोलेंगे, आप बोल के देखिए आप इनको आ को, तो ऐसा मुंह नहीं होगा गोल, ठीक है आ। और ये क्या होगा बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, आई और ये री, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं हुआ, हमारे जो ओंठ थे वो क्या नहीं हुए गोल आकार नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अव्रतमुखी। तो अव्रतमुखी में आप याद रखना अव्रतमुखी में ये वर्ण आते हैं। अब एक और है व्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या होता है जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें होंठ जो हमारे होते हैं वो कैसा कर लें व्रतमुखी हो जाए, या फिर हम बोलें गोल आकार ले लें इसमें, जिसको हम बोलेंगे जैसे ऊ, देखो ऊ बोल के देखो आप, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, और बोले ओ, औ आ रहा है, और ओ ये वाली, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है हमारे जो होंठ हैं, होंठ की हम स्थिति देखेंगे तो वो क्या होगी इसमें गोल हो जाएगी। किस किस में ऊ, ओ, औ और ओ। और इसमें हम बात करें आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई और ए,
आई और री, इनको हम पढ़ेंगे तो हमारे जो होंठ रहेंगे वो क्या नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स हमने समझा किस किस के आधार पर देख लिया, हमने उच्चारण के आधार पर देख लिया, ठीक है, और हमने जीवा के आधार पर देख लिया और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर देख लिया। अब हम एक और देखते हैं मुख द्वार के आधार पर, और हम समझते हैं लास्ट, और हमारे स्वर कंप्लीट हो जाएंगे। खुलने, मुख द्वार खुलने के आधार पर हम देखते हैं तो एक होता है हमारा विव्रत, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश वाले वर्ड से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे इसको। विव्रत मतलब होता है ओपन, कि इसमें जो मुख द्वार होता है वो पूरा खुला रहता है। जैसे तो विव्रत हम बात करते हैं ओपन, मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुला रहता है। जैसे हम बात करें आ की, तो आ जो रहता है, इसमें जो हमारा मुंह का जो द्वार होता है वो पूरा खुला रहता है। फिर अर्ध विव्रत, इसको हाफ ओपन बोलते हैं, इसमें जो मुंह जो हमारा रहता है वो कितना खुला रहता है, आधा खुला रहता है। जैसे छोटा आ पढ़ेंगे आप, ए, औ और ओ, इसमें क्या रहता है, आधा खुला रहता है। फिर अब होता है अर्ध संवृत, इसको हाफ क्लोज बोलते हैं। तो मुख द्वार क्या इसमें आधा बंद रहता है, जिसकी हम बात करेंगे ए की, ए ओ, इनमें क्या आधा बंद रहता है हमारा मुंह। और फिर संवृत होता है क्लोज, मुख द्वार लगभग इसमें पूरा बंद ही रहता है। आप बोल के ई वर्ड ई, फिर आप बात करो ऊ और ऊ की, तो इसमें ज़्यादा हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ेंगे ई ऊ, ठीक है। तो आप ये मुख द्वार खोलने के आधार पर हमने स्वरों को समझे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप 3 कौन कौन से, आ ई उ, और री को भी हमने फिर जो तत्सम शब्द हैगा री, उसको भी आज जोड़ दिया है। तो वैसे 4 मूल स्वर 3 बता सकते हैं अपन, और तो वैसे हर्षव स्वर में आ जाएगा तो री हर्षव स्वर में ही आ जाता है, तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो वही हर्षव स्वर में एक मूल स्वर और वो एक और, उसको टोटल बात करेंगे तो फिर 4 कर लेना आप, ठीक है। तो आ ई उ और री हर्ष में रहता है, लेकिन मूल स्वर इसमें 3 हो जाएंगे हिंदी में, और संस्कृत में 4 हो ही जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम पूरा